आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और इससे आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर जेपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो यह टॉपिक आपके झारखंड के भूमि संबंधी कानून अथवा अधिनियम इसके अंतर्गत आता है, जिसमें से आपका टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 5 क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से 5 क्वेश्चन और अन्य राज्यपरक अधिनियम से 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपका 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन तीनों टॉपिक का इम्पोर्टेंस सिर्फ आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है। भले आपका मेंस के सिलेबस में ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है, लेकिन आप बहुत सी जगहों पे आंसर राइटिंग के दौरान इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और आपका इंटरव्यू के दौरान ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 50 से 60% स्टूडेंट से CNT SPT इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो भले ही आपका प्रीलिम्स में लिख के दिया हो, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों में इक्वली है। इस टॉपिक के साथ दिक्कत ये है कि शब्द इस प्रकार से है कि समझ में नहीं आता, और दूसरा चीज़ ये है कि इतनी सारी धाराएं हैं जो याद नहीं रहता। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद जो हमारा है कि CNT SPT को ठीक से समझ भी लिया जाए और वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके चीज़ों को याद भी कर ले, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न ना हो। आज का क्लास जो है इसमें हम लोग बैकग्राउंड को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट जो क्लास मिलेगा आप लोगों को, उसमें हम लोग महत्वपूर्ण धाराओं को याद करेंगे। और याद करने के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, हम लोग बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखेंगे। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ भी आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो CNT SPT का जो टॉपिक है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरह से आप लोग अभी तक सुने होंगे कि ये आपका बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग सुने हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और ये क्लास आपको कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसा कि CNT एक्ट जो है वो आपका झारखंड के भूमि संबंधी कानून, तो ये भूमि संबंधी कानून के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। तो आपको मेन बैकग्राउंड में ज़मीन के बारे में ही पढ़ना है, और ज़मीन जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये आप याद रखेंगे कि ज़मीन या भूमि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो पहले के का जो सिस्टम था उसको हम लोग देखते हैं, और आज का जो सिस्टम है उसको भी देखते हैं। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यही आपका अल्टीमेट मालिक हुआ करता था ज़मीन का। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ज़मीन को ज़मींदारों को दिया करती थी, और ज़मींदार रैयतों को। तो यहाँ पे सरकार और जो खेती कर रहे हैं उनके बीच का एक कड़ी था, जिसको हम लोग ज़मींदार के नाम से जानते हैं। आज के समय में क्या है, तो आज के समय में है झारखंड सरकार, और सबसे निचले पायदान में कौन है, रैयत। तो बीच का जो था ज़मींदार, वो चीज़ आज के समय में नहीं है। ये कहाँ से हटा, तो ज़मींदारी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो भारत देश में 1951 में हुआ था। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। ये भले आपका प्रीलिम्स में ना पूछे, लेकिन हो सकता है मेंस में पूछ सकता है। तो देखिए, अभी जैसे कि आपके पास ज़मीन है और आप खेती करते हैं, रहते हैं, और जो टैक्स है वो आप झारखंड सरकार को पे करते हैं। यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट नहीं हुआ, भारत सरकार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ज़मीन जो है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य क्या है हमारा, झारखंड है। तो यहाँ पे हो गया झारखंड सरकार। झारखंड सरकार से हम लोग ज़मीन लिए, खेती वेती करते हैं, और टैक्स जो है वो डायरेक्ट हम लोग सरकार को पे करते हैं। अभी इन शब्दों का मतलब जो है, रैयत क्या होता है, काश्तकार क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी रैयत मतलब आप इतना समझिए कि ये आप है, आप ज़मीन लिए हैं, आप खेती करते हैं और बदले में सरकार को टैक्स देते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि आप खेती कर रहे हैं, और जो भी लगान या फिर टैक्स होता था वो वसूलता था आपसे ज़मींदार, और ज़मींदार जो है सरकार को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो बीच में एक कड़ी के होने के कारण उस समय लगान का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। और 1951 में जब ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ भारत देश में, तो ज़मींदार का जो कंसेप्ट था वो भी आउट हो गया।
जमींदारी प्रथा क्या थी? तो ये आपका मुग़ल और ब्रिटिश काल के दौरान पनपा एक राजनीतिक और सामाजिक प्रथा थी। और भूमि का स्वामित्व जो है भूमि पर काम करने वालों का ना होकर के किसी इंसान का होता था, जिसको हम लोग ज़मींदार कहते थे। और यही ज़मींदार जो है किसानों से टैक्स वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद तो 1951 में इस प्रथा का अंत हो गया। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आया होगा कि रेत का मतलब क्या हो सकता है। तो जो खेती बाड़ी का काम करते हैं ज़मीन में और जो सरकार को टैक्स देते हैं, वही आपका रेत कहलाता है। इसका ब्रॉड मीनिंग हम लोग आगे भी देखेंगे। अब ये भी चीज़ आप देख लीजिए कि भारत में जो ज़मींदारी व्यवस्था या फिर ज़मींदारी प्रथा को समाप्त किया गया जो 1951 में, वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 1951 का जो संविधान संशोधन था वो भारत का प्रथम संविधान संशोधन था और उसी के अंतर्गत ज़मींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो 1951 का प्रथम संवैधानिक संशोधन, उसके अंतर्गत ज़मींदारी व्यवस्था को हमेशा के लिए ख़त्म किया गया। तो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है आपका भूमि संबंधी, ये ज़मीन और ज़मींदार पे बेस्ड है। क्योंकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो आया था आपका, वो 1908 में आया था। और 1908 उस समय अंग्रेज का शासन का समय था। मतलब उस समय ज़मींदार जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो ज़मींदार शब्द जो है बार बार आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहले जो थी सिस्टम वो भी समझ में आया होगा और अब जो सिस्टम है वो भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो ये समय होता है 1765, जो कि इंडिया जीके में आपका काम आएगा। भारत का जो आधुनिक इतिहास है वहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब मिली? तो 1765 में। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब लगान अथवा कर वसूल करने का अधिकार। ये मिल गया आपका 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप लोग एक शब्द ये भी सुने होंगे, द्वैध शासन। द्वैध शासन जो है वो किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव, तो क्लाइव से आप पकड़ लीजिए कलाई शब्द। कलाई कितने होते हैं? तो हमारे 2 कलाई होते हैं, 2 कलाई और द्वैध शासन। द्वैध में भी आपका 2 है। तो यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं, द्वैध शासन कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें मेनली हुआ क्या करता था कि जो दीवानी का अधिकार था, मतलब टैक्स या फिर रेवेन्यू वसूल करने का जो अधिकार था, मतलब पैसा कलेक्ट करने का जो अधिकार था, वो अंग्रेज़ों के पास चला गया था। और यहाँ का प्रशासन का जो जिम्मा था यहाँ के राजाओं को दे दिया गया था, राजाओं या ज़मींदारों को। तो पैसा बटोरने का काम अंग्रेज़ों का और सर का दर्द लेने का काम यहाँ के लोगों का। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। 1765 में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1767 में अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है आपका झारखंड में। ये आप लोग झारखंड की हिस्ट्री में पढ़े होंगे। किस साइड से होता है? तो सिंहभूम से। सिंहभूम में भी कहाँ? तो ढालभूम में। तो ढालभूम की ओर से अंग्रेज़ों का आगमन होता है। अंग्रेज़ों में कौन? फर्ग्यूसन लीड कर रहा होता है और उसके साथ अंग्रेज़ सेना होती है। तो फर्ग्यूसन अपने सैनिकों के साथ 1767 में ढालभूम में प्रवेश करता है, मतलब पहली बार झारखंड में प्रवेश करता है। झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था कब लागू की जाती है? तो ये होता है 1765 में। 1765 में दीवानी का अधिकार मिलता है। और दीवानी का अधिकार का मतलब क्या हुआ? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब भूमि पर कर वसूल करने का अधिकार। तो यही है आपका मालगुजारी, मतलब भूमि पर कर वसूल करना या फिर भूमि का कर। तो मालगुजारी लागू हो जाता है आपका 1765 में झारखंड के क्षेत्र में। और 1765 के पहले कभी भी झारखंड में भूमि का कर जो है नहीं देना पड़ा था या फिर रेगुलर कर नहीं देना पड़ा था। लेकिन अब जो है रेगुलर कर वसूल करने की एक व्यवस्था बनी थी। और यहाँ के जो स्थानीय राजा हुआ करते थे उस समय में, उनको ज़मींदार बना दिया गया। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनको ही ज़मींदार में कन्वर्ट किया गया था। और ये ज़मींदार कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज सरकार और रैयत के बीच का होता था। रैयत मतलब यहाँ पे जो खेती बाड़ी का काम करता था, मतलब काम करके टैक्स देता था। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इन चीज़ों को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? तो ज़मीन का मालिक था। जैसे आज के समय में झारखंड सरकार जो है वो
झारखंड में अवस्थित जितने भी ज़मीन है उसका मालिक है। तो उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय ज़मीन का मालिक हुआ करता था। लेकिन झारखंड सरकार सभी ज़मीनों का मालिक नहीं है। कुछ कुछ ज़मीन जैसे भुइंहर ज़मीन और मुंडारी खुटपट्टीदारी ये ज़मीन का मालिक नहीं है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझिए रफली कि झारखंड सरकार जो है वो सभी प्रकार के ज़मीन का मालिक है, और कुछ कुछ जो एक्सेप्शन है उसको हम लोग लेसन के आगे में पढ़ेंगे। तो वो पहले क्या हुआ करता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मीन का मालिक हुआ करता था, और अभी कौन है ज़मीन का मालिक, तो झारखंड सरकार। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि जो राजा या फिर जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने को तैयार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसी इंसान को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ज़मींदारी देता था। ज़मींदारी देता था मतलब ज़मीनें देता था, और उन ज़मीनों को ज़मींदार जो है किसानों में बांट देता था या फिर लोगों में बांट देता था, और वो जो है खेती करके टैक्स वसूल करता था किसानों से ज़मींदार, और ज़मींदार वापस से टैक्स देता था राजा को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जिसके कारण से क्या हुआ कि जो बाहर के लोग थे वो भी झारखंड के क्षेत्र में आने लगे और यहाँ पे ज़मींदारी लेने लगे, या फिर यहाँ पे भी ज़मींदार बनने लगे। क्योंकि बाहर के लोग जो भी इंसान या फिर जो भी आदमी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा टैक्स देने के लिए राज़ी होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसी को ज़मींदार बनाता था। जिसके कारण अगर मान लेते हैं कि यहाँ का कोई इंसान जो है 1000 रुपया टैक्स ज़मीन पर देने के लिए एग्री करता है, और बाहर का कोई आदमी 1500 रुपया टैक्स देने के लिए एग्री करता है, तो यहाँ की ज़मीन का जो ज़मींदारी है वो बाहर के आदमी को चला जाता था। तो जिसके कारण से यहाँ के राजाओं में एक रोष उत्पन्न होने लगा, और ये बाहर के जो लोग आते थे इनका सेंटिमेंट्स नाम का भी चीज़ नहीं होता था, जिसके कारण यहाँ का जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों में भी रोष उत्पन्न होना चालू हुआ। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता था, रेयत जो कि ज़मीन में खेती बाड़ी का काम कर रहा है वो टैक्स दे रहा है किसको, ज़मींदार को, और ज़मींदार जो है टैक्स किसको दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ज़मींदार को बोला कि 1000 रुपये का टैक्स चाहिए, तो ज़मींदार जो है रेयत से टोटल मिला के 1500 रुपये का टैक्स वसूलता था। तो ये 1500 रुपये का टैक्स वसूल के 1000 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाता था, और 500 रुपया अपना प्रॉफिट के लिए रख लेता था। तो यहाँ पे आप सोचिए कि अगर ये ज़मींदार नाम का प्राणी अगर नहीं होता तो रेयत को कितना देना पड़ता, सिर्फ 1000 रुपये। तो यहाँ पे इसका 500 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि उस समय ज़मींदार जो टैक्स लेते थे रेयत से, उसकी दर काफ़ी ज़्यादा होती थी। दो शब्द है, एक आपका काश्तकार और एक आपका है रेयत। दोनों लगभग एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि सभी रेयत जो है काश्तकार हो सकते हैं, जबकि सभी काश्तकार रेयत नहीं होते। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा जब हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे तब। अभी बस आप ये मान के चलिए कि काश्तकार और रेयत ये दोनों ही चीज़ जो है सेम है। काश्त का मतलब होता है खेती, और काश्तकार का मतलब अपने आप हो जाएगा खेती करने वाला। तो खेती करने वाला, काश्तकार का मतलब खेती करने वाला होता है, और रेयत का भी मतलब यही है, खेती करने वाला ही है। आप बस अभी इतना ही मान के चलिए कि इन दोनों का मतलब सेम है, और दोनों का मतलब क्या है, खेती करने वाला। तो जब भी रेयत है होगा, आप समझिए किसान है वो खेती करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ज़मींदार जो है, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ज़मींदार जो है टैक्स का दर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, तो यहाँ के जो रेयत होते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना हो गया। अगर आपका उपज ही कम है और आपको अगर ज़्यादा टैक्स देना पड़े तो आप कहाँ से देंगे, तो मेन कठिनाई यही हो गया। और क्या दिक्कत था कि कर अगर समय से नहीं चुका पाते थे, कर मतलब लगान, अगर लगान सही समय पर नहीं चुका पाते थे, तो ऐसे स्थिति में जो रेयत की जो ज़मीनें होती थी, मतलब किसानों की जो ज़मीन होती थी, उसको हड़प लिया जाता था। किसके द्वारा, तो ज़मींदार के द्वारा। और क्या किया जाता है था वो भी देखते हैं। किसी किसी स्थिति में मान लीजिए कि जो खेती कर रहा है, मतलब जो काश्तकार है या फिर जो रेयत है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गया या फिर अनाज की ज़रूरत पड़ गई, तो उसको ज़मींदार जो है पैसा या फिर अनाज दे देता था। और फिर सूद अथवा मूल, या फिर दोनों समझ लीजिए, सूद और मूल दोनों, अगर किसी कारणवश से रेयत नहीं चुका पाते तो ऐसी स्थिति में भी रेयत की ज़मीनें जो है हड़पना चालू हो जाता था। और क्या था कि तो रेयतों के बहन बेटी पर
यहाँ के ज़मींदारों का गंदा नज़र रहता था। और पुराने शासन व्यवस्था में रैयतों को लगान नहीं देना पड़ता था। यहाँ के जो किसान थे उनसे राजा लोग कर नहीं वसूल करते थे। तो जैसे भूइंहरी ज़मीन हुई या फिर मुंडारी खुटकट्टीदार ज़मीन हुआ, तो इन पे टैक्स नहीं लगता था। अब अचानक से अगर इनको टैक्स देना पड़ जाए तो इनको अखर गया ये चीज़, तो इनके वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी रोष था, और जिसके कारण आपको समय समय पर अनेक विद्रोह यहाँ पे देखने को मिले। और जो लोगों में जो विद्रोह, असंतोष की जो भावना थी, वो अनेक विद्रोहों के द्वारा समय समय पर प्रस्फुटित होता गया। तो ये प्रमुख आपके रीज़न रहे हैं विद्रोहों के, कि क्यों यहाँ पे समय समय पर विद्रोह होते थे। तो समय समय पर विद्रोह होने का मेन रीज़न था कि यहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनकी ज़मीनें जो है हड़प ली जाती थी, और पहले उनको या तो टैक्स नहीं देना पड़ता था या तो टैक्स का रेट बहुत कम होता था, मतलब बहुत कम कि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अचानक से इनको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ा, साथ ही साथ इनके बहन बेटियों को गंदी नज़रों से देखा जाता था। तो ये सब चीज़ों के कारण यहाँ पे समय समय पे विद्रोह हुए। अब एक मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि आखिर CNT-SPT एक्ट क्यों लाया गया? अंग्रेज़ तो यहाँ आए ही थे लूटने के लिए, तो लूट मार तो चल ही रहा था, फिर यहाँ के लोगों के भलाई के लिए CNT-SPT एक्ट क्यों बनाया गया? इसका आंसर जो है धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। बहुत से आदिवासी लोग क्या होते थे कि डर से अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह चले भी जाते थे। 1831-32 में होता है कोल विद्रोह, जो कि बुधु भगत जी के नेतृत्व में होता है। तो ये भी चीज़, ये डेट आप याद रखिएगा, कोल विद्रोह जो कि आपका बुधु भगत के नेतृत्व में होता है 1831 से 32। फिर सरदारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तिलका आंदोलन, अनेकों आंदोलन यहाँ पे होते हैं। एक विद्रोह का नाम और सुने होंगे, सरदारी विद्रोह या फिर सरदारी आंदोलन, जिसको मुल्की आंदोलन भी कहते हैं। तो हुआ क्या था कि लोग जो है यहाँ से पलायन कर गए थे बंगाल या फिर असम चाय बागान में काम करने के लिए, और जब वे वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी जो ज़मीनें हैं यहाँ पर वो हड़प ली गई है, और ज़मींदार जो है उसे वापस नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे होता है सरदारी आंदोलन। आखिर सरदारी आंदोलन नाम क्यों है? तो यहाँ पे जो गांव के जो प्रमुख होते थे उनको सरदार कहते थे, और इन्हीं प्रमुखों के द्वारा ये आंदोलन को लीड किया गया था। तो इसलिए इस कारण से इसका नाम जो है सरदारी आंदोलन हो गया था। और ये आंदोलन कब शांत होता है? तो जब इनकी ज़मीनें जो है वापस जो है देने के लिए चालू हो जाता है। कैसी ज़मीनें थी इनकी? भूइंहरी ज़मीनें। इनके बारे में भी डेट देखेंगे अभी। तो रैयत वर्सेस ज़मींदार, ये काफ़ी लंबा संघर्ष चलता है। फिर क्या होता है कि 1845 में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, और ये मिशनरी जो है ये आदिवासियों के हित की बात करते थे, जिसके कारण ईसाई मिशनरियों से यहाँ के ज़मींदार काफ़ी रुष्ट रहते थे। मतलब ईसाई मिशनरी यहाँ के आदिवासियों के हित की बात करते थे, और ज़मींदार जो है उनका मकसद था यहाँ पे आदिवासियों के ज़मीनों को हड़पना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना। तो जिसके कारण से ज़मींदार और ईसाई मिशनरी ये दोनों में नहीं बनता था। और चूँकि ये मिशनरियाँ जो है आदिवासियों के हित की बात करती थी, इसलिए आदिवासी जो है शुरू में ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी हुए। अब ईसाई मिशनरी जब आदिवासियों के हित की बात कर रहे थे तो उस समय ज़मींदार इनसे खफा हुए, और ज़मींदार इनसे खफा हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी खफा हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कौन देता था? तो ज़मींदार देता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान होता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईसाई मिशनरियों को सख्त आदेश दिया कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, जिसके कारण ईसाई मिशनरियाँ जो है वो दबाव में आकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। धीरे धीरे यहाँ के आदिवासियों को ये चीज़ समझ में आ जाता है कि ईसाई मिशनरियाँ जो है अब इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो जिनके कारण इनका भी मोह जो है वो भंग हो जाता है। क्योंकि ईसाई मिशनरी जो है वो आपका आदिवासियों के हित की बात करती थी, और ज़मींदार जो है जिसके कारण से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ थी। और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस समय ज़मींदारों ने चर्च और मिशनरियों पर आक्रमण किया था। तो चर्च और मिशनरियों पर इसका आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या था? कारण यही था कि ईसाई मिशनरियों से ज़मींदार काफ़ी रुष्ट थे, क्योंकि ये आदिवासियों के हित में थे। तो ज़मींदार जो है
जमींदार वर्ग वो चर्च और मिशनरियों पर आक्रमण करते हैं। अब 1858 में रेयत वर्सेस जमींदार का काफ़ी खूनी संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, और ये होता है आपका खास करके छोटा नागपुर खास जगह में। छोटा नागपुर खास क्या है, तो आज का जो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा ये जो क्षेत्र है, मतलब आप कह लीजिए कि दक्षिण छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर खास के अंतर्गत आता है। और इसी क्षेत्र में काफ़ी खूनी संघर्ष देखने को मिलता है, और जिसके कारण सरकार जो है वो निर्णय लेती है कि भुइंहरी ज़मीन का सर्वे कराया जाए। यहाँ पे दो प्रकार की ज़मीनों का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, भुइंहरी ज़मीन और आपका मुंडारी खुटकट्टीदार। तो जो भी उरांव लोग सबसे पहले जंगल को साफ़ करते हैं या फिर बंजर भूमि को साफ़ करते हैं और उसको खेती लायक बनाते हैं, तो वो ज़मीन आपका भुइंहरी ज़मीन कहलाता है। मतलब ये उरांवों की ज़मीन है, और इस भूमि में उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का अधिकार होते चला जाता है, और इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था उस समय, मतलब 1865 से पहले, 1765 से पहले। तो भुइंहरी ज़मीन कैसी है, तो ये उरांव की है। और अगर मुंडा खुटकट्टीदार की बात करें तो ये आपका मुंडा लोगों का है। अगर उरांव ने ज़मीन साफ़ किया, उरांव कम्युनिटी ने, और उसे खेती लायक बनाया, तो वो ज़मीन जो है भुइंहरी ज़मीन कहलाया। और अगर मुंडा लोगों ने ज़मीन को साफ़ करके, मतलब जंगल को साफ़ करके खेती लायक भूमि का निर्माण किया, तो वह भूमि जो है मुंडा खुटकट्टीदार कहलाता है। और ऐसे भूमि जो है इन पर्टिकुलर कम्युनिटी का विशेष अधिकार होता था। अगर 1765 के पहले की बात करें तो ऐसे भूमि में ना तो भुइंहरी भूमि में ना उरांव को कर देना पड़ता था, और मुंडा खुटकट्टीदार भूमि में मुंडाओं को कर नहीं देना पड़ता था। और आज के समय में भी यही है कि इन भूमियों, ये जो भूमि है भुइंहरी भूमि और मुंडा खुटकट्टीदार भूमि, तो ये सरकार में निहित नहीं है, जिसके कारण से इनको आज भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे अलग से तब। तो अभी आपको क्या समझना है कि भुइंहरी भूमि और मुंडा खुटकट्टीदार भूमि एक प्रकार का भूमि है। भुइंहरी भूमि उरांव की है और मुंडा खुटकट्टीदार भूमि मुंडाओं की है, और ये इनको विशेष अधिकार प्राप्त वाले भूमि है। ये लोग क्या किए थे कि सर्वप्रथम जब झारखंड में आए तो इन्होंने जंगल को साफ किया और इनको खेती लायक बनाया था, इसलिए इनका अधिकार है इस पर। लेकिन जैसे ही ये ज़मींदारी प्रथा झारखंड में आती है तो भुइंहरी भूमि, मतलब उरांव को भी टैक्स देना पड़ जाता है, और मुंडा खुटकट्टीदार का जो मुंडा लोगों का जो मुंडा खुटकट्टीदार भूमि है, इनको भी टैक्स देना पड़ता है। तो समय समय पर जो संघर्ष होता है उसके कारण सरकार निर्णय लेती है कि यहाँ पे भुइंहरी भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, और ये निर्णय होता है 1860 के आसपास। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा नागपुर खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही संघर्ष देखने को मिल रहा था, और अंग्रेज़ों को डर भी लग रहा था कि अगर विद्रोह का स्वरूप बहुत भयानक हुआ तो उनको हो सकता है नुकसान झेलना पड़ जाए। और भुइंहरी ज़मीन का जो सर्वेक्षण का कार्य दिया गया वो एडवोकेट लोकनाथ को दिया गया, लेकिन इनकी मृत्यु काफ़ी जल्दी हो जाती है 1862 में ही, और ये मात्र 427 गाँवों का सर्वेक्षण कर पाते हैं। अभी जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड में, इनको आप याद करने की कोशिश ना करें, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा PDF, और 1-2 बार हो सके तो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट चीज़ें जो है याद रहेगी, क्योंकि ये एक स्टोरी वाइज चल रहा है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। और एडवोकेट लोकनाथ जी के ही सर्वेक्षण के आधार पर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किनका सर्वेक्षण हुआ सबसे पहले, भुइंहरी भूमि का। यहाँ पे मुंडा खुटकट्टीदार भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ, तो भुइंहरी भूमि का, मतलब उरांव की भूमि का। सर्वेक्षण से मतलब ये है कि अंग्रेज ये जानना चाहते थे कि कौन सा भूमि किसका है और कितना अमाउंट में जो भूमि है वो किसका है। और इन्हीं के सर्वेक्षण के आधार पर 1867 से लेकर के 1880 तक जो भी भुइंहरी काश्तकार थे, मतलब भुइंहरी खेती करने वाला, भुइंहरी भूमि पर जो खेती करने वाले थे वो क्या कहलाते थे, भुइंहरी काश्तकार, मतलब उरांव लोग। तो उनको उनकी ज़मीनें वापस लौटाने की प्रक्रिया जो है जारी रही, मतलब जो भी ज़मीनें ज़मींदारों के द्वारा हड़प ली गई थी उनको धीरे धीरे करके वापस लौटाया जाने लगा।
अब भुइयारी ज़मीन में मात्र 427 गाँवों का ही सर्वेक्षण हुआ था और 1862 में जो है लोकनाथ की मृत्यु हो जाती है, अधिवक्ता लोकनाथ जी की। तो 1862 में एक विशिष्ट आयुक्त रखाल दास हल्दर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि अब आप जो है भुइयारी ज़मीन का सर्वेक्षण करिए। तो इन्होंने 2482 गाँव का सर्वेक्षण किया। तो ये आप डेटा याद रखिएगा, 2482, 2 4 8 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और फिर लास्ट में वही 2, 2482। तो राखाल दास हल्दर जो कि विशिष्ट आयुक्त मतलब स्पेशल कमिश्नर थे, उनको 1862 में जब एडवोकेट लोकनाथ की मृत्यु हो जाती है तब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप भुइयारी ज़मीन का सर्वेक्षण करिए। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुंडारी खुट कट्टीदार भूमि का बात नहीं किया गया। मतलब ये विवाद जो है बाद में बना रहेगा। मुंडारी खुट कट्टीदार की जो भूमि है इसका विवाद बाद में भी बना रहेगा। अभी किस पे ध्यान फोकस करके रखा है अंग्रेज, वो है सिर्फ और सिर्फ भुइयारी भूमि पर। अब 1869 में आता है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। भूधृति का इंग्लिश होता है टेनवर्स। तो भूधृति को अगर आप देखें तो भूमि को धारण करने वाला, तो भूमि को धारण करने वाला कौन था? जमींदार। तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स मतलब भूस्वामियों के अधिकार का उल्लेख या फिर अधिकारों का दस्तावेज। तो छोटा नागपुर भूधृति, जहाँ पे भी ये भूधृति आएगा आप समझ लीजिए भूमि को धारण करने वाला आदमी की बात की जाएगी। तो भूमि को धारण करने वाला आदमी कौन है? ये है जमींदार। तो जमींदारों के अधिकारों का दस्तावेज है ये, भूस्वामियों के अधिकारों का दस्तावेज। और एक शब्द और आता है खतियान। देखिए भूधृति और खतियान, भूधृति में जमींदारों के अधिकार का उल्लेख है या फिर जमींदारों के अधिकार का दस्तावेज है ये, और खतियान जो है वो रेयतों के अधिकार का दस्तावेज है। खतियान रेयत से संबंधित है और भूधृति जो है वो भूस्वामियों से संबंधित है। भूस्वामी मतलब तब का जमींदार। खतियान में आपका क्या क्या होता है? तो रकबा होता है। रकबा का मतलब हुआ कि कितनी भूमि है। चौहद्दी होता है मेंशन्ड, कि चौहद्दी का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में क्या क्या चीज़ मौजूद है, किनका खेत मौजूद है। प्लॉट नंबर होता है। तो और रेयत का नाम भी होता है इसमें। तो रेयत का नाम, रकबा, चौहद्दी, प्लॉट नंबर, ये सब होता है खतियान में। तो खतियान रेयत के अधिकार का है और भूधृति जो है वो भूस्वामियों के अधिकार का दस्तावेज। तो बेसिक डिफरेंस यही है। तो जब भुइयारी ज़मीन का सर्वेक्षण किया गया रखाल दास हल्दर के द्वारा, तो यह पाया गया कि भुइयारी ज़मीन जो थी मतलब उरांव की जो ज़मीन थी वो दिन ब दिन घट रही थी और मंझियस और राजहस ज़मीन जो है दिन ब दिन बढ़ रही थी। तो पहले हम लोग मंझियस और राजहस को समझते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को। तो मंझियस क्या होती थी? तो जो ज़मींदार को मान लीजिए इतना सा ज़मीन दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो ज़मींदार क्या किया कि इतना एक छोटा सा ज़मीन का पूरे का एक टुकड़ा मतलब कि पार्ट ए को ज़मींदार खुद के भरण पोषण के लिए रख लिया और बाकी जो ज़मीनें हैं ये सभी रेयतों में बांट दिया। रेयत मतलब खेती करने वालों में। तो खेती करने वालों में बांट दिया, किसी को इतना दे दिया, किसी को इतना दे दिया, जिसको जितना हुआ वो देता चला गया, बांट दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे रेयत हो गए। अब इन्हीं रेयतों से वो खेती करवाता और फिर टैक्स लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को देता और बीच का कुछ भाग अपने पास रख लेता। तो यहाँ पे ए टाइप का छोटा सा एक हिस्सा है जिसको ज़मींदार खुद के भरण पोषण के लिए रखता था। तो जो खुद के भरण पोषण के लिए जो ज़मीन रखता था ज़मींदार, और इस पे सरकार को टैक्स नहीं देता था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई टैक्स नहीं देता था। और इन ज़मीनों पर ज़मींदार जो है रेयतों से टैक्स वसूल करके ईस्ट इंडिया सरकार के पास पहुंचाता भी था। तो मंझियस ज़मीन क्या है? तो ज़मींदार के खुद के भरण पोषण वाली ज़मीन है जिसमें वह या तो खुद से खेती कर लेता होगा या तो परिवार के लोगों से भी करवाता होगा या फिर श्रमिकों से भी काम करवा सकता था। तो खुद से, चाहे परिवार के लोगों से, चाहे श्रमिकों से, किसी के भी मदद से ये काम करता था और अपना भरण पोषण के लिए ये ज़मीन खुद रखता था। तो ऐसे ज़मीन को मंझियस ज़मीन कहते थे। और एक है राजहस ज़मीन। तो जो ज़मीनें वो रेयतों में बांट देता था खेती के लिए, कृषि कार्यों के लिए, और फिर टैक्स वसूलता था
तो वैसे भूमि को राजहंस या फिर राजहंस ज़मीन कहते थे। तो ये आपका ये भाग जो दिख रहा है ये राजहंस ज़मीन में चला जाएगा और ये भाग जो है आपका मंझियस ज़मीन में चला जाएगा। मतलब कुल मिला के मंझियस ज़मीन और राजहंस ज़मीन ये दोनों मिल करके ज़मींदार की ज़मीन होती थी। और इसी में और बहुत सारा ज़मीन हुआ करता था, भुइंहरी ज़मीन, जो कि उरांवों की थी। तो जब जमींदार आए यहाँ पे तो इन भुइंहरी ज़मीन पर भी ये टैक्स लेना चालू किया और इनके ज़मीनों को हड़पना चालू किया। तो धीरे धीरे इनकी ज़मीनें जो है वो कम होती चली गई और ज़मींदार की जो मंझियस और राजहंस ज़मीन थी वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो क्यों बढ़ता चला गया आप ये समझ सकते हैं कि ज़मीन तो है ही इतना ही, लेकिन ये है आपका ज़मींदार का ज़मीन और ये आपका है भुइंहरी ज़मीन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ज़मीन वो अपने में शामिल करता चला गया लूटपाट करके, जिसके वजह से उरांव की भुइंहरी ज़मीन कम होते चली गई और ज़मींदारों की जो ज़मीन थी वो बढ़ते चली गई। तो वही है, भुइंहरी ज़मीन क्या होती थी, तो उरांव की ज़मीन होती थी जिसका मालिक उरांव खुद होते थे और पारंपरिक शासन व्यवस्था के समय उनको टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उनको टैक्स लगने लगा था। थोड़ा सा हम लोग सरदारी आंदोलन को समझते हैं, जो कि 1858 से लेकर के 1895 तक चला। फिर 1895 के बाद आप जानते हैं कि यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर उलगुलान, जो कि 1900 तक चलता है, 1895 से लेकर 1900 तक। तो सरदारी आंदोलन के ख़त्म होने के बाद बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ होता है और ये कहा जाता है और ये सही भी है कि सरदारी आंदोलन जो है के कारण ही फिर मुंडा आंदोलन होता है। क्यों, तो वो भी आपको समझ में आएगा अभी तुरंत। तो सरदारी आंदोलन क्या है, तो छोटा नागपुर की भूमिज आदिवासियों का शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक, अभी ये शांतिपूर्ण चल रहा था और अहिंसक था, जिसका नेतृत्व कौन करते थे, तो गांव के मुखिया लोग करते थे, जिसको सरदार कहा जाता था। चूँकि सरदार लोग नेतृत्व कर रहे थे इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया सरदारी आंदोलन। और चूँकि ये अपने भूमि के लिए लड़ रहे थे इसलिए इनका जब इस आंदोलन का दूसरा नाम जो है वो मूल की लड़ाई है, मूल की लड़ाई या फिर मूल की आंदोलन। और ये आंदोलन आपका 1858 से 1895 तक चला था। मेन टारगेट क्या था इनका, ये था भुइंहरी ज़मीन को लेकर के। और आंदोलन में विफलता के कारण आदिवासियों में काफ़ी नाराज़गी थी और ये लोग जो है 1900 में जब बिरसा मुंडा के हिंसक विद्रोह में ये लोग शामिल हो गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरदारी आंदोलन जब हुआ और जब भुइंहरी यहाँ पे जो सर्वेक्षण आपका चला राखालदास हल्दर के द्वारा, भुइंहरी भूमि का सर्वेक्षण, और जब भुइंहरी ज़मीनों को धीरे धीरे वापस भी दिया जाने लगा तो ठीक था, ज़मीन का मैटर तो सॉल्व हो रहा था। तो फिर बिरसा मुंडा आंदोलन क्यों हुआ, तो हम लोग अभी देखे थे दो प्रकार की ज़मीनें थी, एक भुइंहरी भूमि जो कि उरांव की थी और मुंडा खुटकट्टीदार भूमि जो कि मुंडाओं की थी। तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भुइंहरी भूमि की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से उरांव लोगों को तो उनकी ज़मीनें कमोबेश मिल गई थी, लेकिन मुंडा लोग थे उनको तो उनकी ज़मीनें वापस अभी तक नहीं मिला था। तो जिसके वजह से आपका होता है बिरसा मुंडा आंदोलन, क्योंकि सेम टाइप का ज़मीन था तो जब उरांव को दिया गया तो मुंडाओं को भी इनको देना चाहिए था। शुरुआत के दिनों में बिरसा मुंडा जी जो थे वो भी मिशनरी में शामिल हुए थे, लेकिन बहुत जल्द इनको भी पता चल गया ये चीज़ कि मिशनरी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते। तो डोम्बारी बुरू पहाड़ में अंग्रेज़ और मुंडाओं के बीच में खूनी संघर्ष स्टार्ट होता है, जिनका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी करते हैं। और इस पहाड़ में बहुत से मुंडाओं की मौत हो जाती है। बिरसा मुंडा आंदोलन को आप लोग डिटेल में मुंडा आंदोलन में पढ़ेंगे, या फिर वो तो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाके, और नोट्स भी आप लोग को टेलीग्राम में मिल चुका है। तो मिशनरियों से जुड़े जो फादर हॉफमैन थे, ऐसा कहा जाता है कि ये बिरसा मुंडा के काफ़ी नज़दीकी थे, मित्र टाइप के थे। और बिरसा मुंडा आंदोलन जो है इतना उग्रता या फिर इतना व्यापक विद्रोह था कि अंग्रेज़ सरकार हिल गई थी, जिसके वजह से अंग्रेज़ डर रहे थे कि आगे चल के भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो
इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि कोई ऐसा परमानेंट उपाय निकाला जाए ताकि विद्रोह रुका रहे, मतलब विद्रोह ना हो आगे चल के। तो बिरसा मुंडा जी की डेथ के बाद अंग्रेज सरकार जो है फादर हॉफमैन और लिस्टर, ये दो नाम आप याद रखेंगे, फादर हॉफमैन और लिस्टर को समीक्षा के लिए कहा कि आखिर इतने जो विद्रोह है ये क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो जो रीज़न निकल के आया वो ये पता चलता है कि मुंडा खुदकट्टीदार काश्तकारों, मतलब मुंडा खुदकट्टीदार जो खेती करने वाले लोग हैं उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है। किनके द्वारा छीना जा रहा है? तो ज़मींदारों के द्वारा छीना जा रहा है। जैसे कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे रखालदास हल्दर का जो भूमिहरी सर्वेक्षण था, उसमें वो उनको ये फैक्ट निकल के आया था कि ज़मींदारों की जो ज़मीन थी वो बढ़ रही थी धीरे धीरे, और आदिवासियों की ज़मीन जो भूमिहरी ज़मीन थी वो धीरे धीरे घट रही थी। तो भूमिहरी ज़मीन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा था? ज़मींदारों के ज़मीन में कन्वर्ट हो रहा था। और एक चीज़ क्या था? बेठ बेगारी, मतलब काम तो करवा लेते थे लेकिन पैसा भी नहीं देता था, मतलब किसी प्रकार का मेहनताना नहीं मिलता था। एक नेक्स्ट क्या कारण मिला? रुकमत। तो इसको भी समझते हैं। एक ज़मीन होती थी छत्तीसा करके, जो कि काफ़ी उपजाऊ भूमि होती थी, दोन टाइप का, जिसमें धान की सबसे उत्तम खेती होती थी और इस पे टैक्स जो है ज़्यादा लगता था। साथ ही साथ काश्तकार को, मतलब खेती करने वालों को समय समय पर राजा को, मतलब ज़मींदार को एक्स्ट्रा भी भुगतान करना पड़ता था। तो जो एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ता था उसी को हम लोग कहते हैं रुकमत। और क्या रीजन था? राजहस ज़मीन। राजहस ज़मीन क्या है? दो तरह का ज़मीन पढ़े ज़मींदार के पास है, एक मंझियस और एक राजहस। मंझियस मतलब वो खुद के भरण पोषण के लिए रखता है, और राजहस मतलब जो रैयतों को दे देता है खेती करने के लिए, और खेती करने के बदले क्या मिलता है? टैक्स। तो राजहस ज़मीन पर टैक्स का अमाउंट जो है बढ़ा दिया गया था काफ़ी। तो फादर हॉफमैन और लिस्टर को ये चीज़ें पता चलती है कि इन चीज़ों के वजह से यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, उनकी ज़मीनों को जो है समय समय पर छीन लिया जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी विद्रोह हुआ। और साथ ही साथ ये दोनों लिस्टर और फादर हॉफमैन जो है वो ब्रिटिश सरकार को सलाह भी देते हैं कि अगर आप आदिवासियों के भूमि का संरक्षण नहीं करते हैं तो ऐसी विद्रोह जो है वो बार बार देखने को मिलेगा। तो क्यों ना आदिवासियों के भूमि का संरक्षण के लिए कुछ कानून बना दिया जाए ताकि इनके ज़मीनों को हड़पा ना जा सके। और फादर हॉफमैन ने ही 1908 का जो आपका CNT एक्ट है उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो फादर हॉफमैन। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नाम भी नहीं आया है आपका, तो ये सब कुछ नाम जो आया है वो आपको याद इजीली रह जाएगा। एक सर्वे और होता है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, जो कि 1902 में। आप सिर्फ डेट और नाम याद रखेंगे, इस पर कुछ नहीं। कैडेस्ट्रल सर्वे कब आया था? 1902 में। कैडेस्ट्रल का मतलब होता है सरकारी बही, मतलब सरकारी रजिस्टर, या फिर ऐसा समझिए राजस्व बही, मतलब रेवेन्यू रजिस्टर। और इसमें भूमि का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है कि ये किस प्रकार का भूमि है। मैप की जानकारी होती है। किस प्रकार का भूमि का मतलब हुआ कि भूमिहरी भूमि है, कि मुंडा खुदकट्टीदार भूमि है, या फिर राजहंस भूमि है, इसका रिकॉर्ड रहता है। और मैप की जानकारी होती है कि इसका लोकेशन प्रॉपर कहाँ है, और इसके आधार पर सरकार के द्वारा लगान निर्धारित किया जाता था। ज़मीन के प्रकार में भूमि का रिकॉर्ड में ये सब भी रहता था, वो कि उपजाऊ भूमि है कि क्या है, मतलब 36 प्रकार की भूमि है या फिर नहीं, और उसी के आधार पे टैक्स का कैलकुलेशन होता था। 1903 में मुंडा खुदकट्टीदारी प्रथा को मान्यता मिलती है। मुंडारी खुदकट्टीदारी प्रथा क्या होती है? तो मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार करना, और जिस पे उनका अपना विशेषाधिकार होता है, और पूरे ज़मीन पर उनके वंशजों का सम्मिलित रूप से अधिकार होता है। तो 1903 में मुंडारी खुदकट्टीदारी को मान्यता मिलती है, और 1908 में CNT एक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। 1927 में क्या होता है? तो रिविजनल सर्वे स्टार्ट होता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उसी के मैप को अपडेट कर दिया जाता है और रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया जाता है। तो 1902 में होता है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, और 1903 में मुंडा खुदकट्टीदार को मान्यता मिलता है। 1908 में तो CNT एक्ट है, और 1927 में आपका रिविजनल सर्वे, रिविजनल मतलब रिवाइज़ किया गया। किसका रिवाइज़ किया गया था?
तो कैडेस्ट्रल सर्वे का कुछ नहीं, सिर्फ मैप्स को और रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया जाता है। फिर 1930 में चला जाता है सेटलमेंट अभियान। सेटलमेंट अभियान बंदोबस्ती, सेटलमेंट मतलब होता है बंदोबस्ती। तो बंदोबस्ती में क्या होता है, तो जिनकी ज़मीनें थी उनको वापस कराई जाने लगी। फिर है 1932, यहाँ पे निर्माण होता है आपका खतियान का। दो चीज़ देखें, भूधरीति। भूधरीति में क्या होता है, किसका बात किया जाता है, जो 1869 में आया था। इसमें जमींदार मतलब भूस्वामियों के अधिकारों का दस्तावेज है, जबकि खतियान जो है वो किसका दस्तावेज है, रैयतों का, मतलब खेतीबाड़ी करने वालों का, रैयतों के अधिकारों का उल्लेख है। इसमें क्या होता है, नाम मिलेगा आपको, ज़मीन का रकबा मतलब कितना ज़मीन है वो मिलेगा, ज़मीन की प्रकृति मतलब किस प्रकार की वो ज़मीन है वो पता चलेगा, चौहद्दी उसके चारों दिशाओं में क्या है। तो ये सब चीज़ें खतियान में मौजूद होती है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि प्रत्येक रैयत का मतलब प्रत्येक खेती करने वाले का एक अपना खतियान होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ज़मींदारों को नियुक्त करने का और ज़मींदारों को हटाने का जो अधिकार था वो जिला कलेक्टर के पास था। ये लाइन पहले लिखा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा उधर मिस हो गया। तो ये आप ध्यान देंगे कि जिला कलेक्टर मतलब आज के जो डीसी होते हैं उनको उस समय पे अधिकार था नया ज़मींदार को अपॉइंट करने का और जो एग्जिस्टिंग ज़मींदार है उसको हटाने का। अब ये सब नाम आप देख लीजिए, ट्रेवर्स, थाकवस्त, कैडेस्ट्रल, ये तीनों जो सर्वे है ये आपका भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। इसको आपको बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रकार का नाम है झारखंड जीके में, और इसका संबंध इस प्रकार का जो नाम है उसका संबंध डायरेक्ट भूमि से है। ये आप देख लीजिए, बिहार भूमि सुधार अधिनियम ये लागू हुआ 1950 में, और इस समय भुइंहरी भूमि मतलब उरांव की और मुंडारी खुटकट्टीदार ये भूमि सरकार में निहित नहीं किया गया। तो सरकार में जब निहित नहीं किया गया तो ये दोनों प्रकार की जो भूमि है वो सरकारी भूमि नहीं है। मतलब इसका मालिक आज के डेट में भी सरकार नहीं होता। भुइंहरी ज़मीन का मालिक जो है वो उरांव है, और मुंडारी खुटकट्टीदार भूमि का जो मालिक है वो खुद मुंडा लोग हैं। तो जिसके वजह से इस भूमि पे आज के समय में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में और 1951 में ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। और इधर है आपका बंगाल काश्तकारी अधिनियम, जो कि होता है 1897 में। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम पहले ही आ चुका होता है और बिहार वाला उसके बाद। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर भूधरीति अधिनियम। भूधरीति का मतलब हम लोग पढ़े हैं कि इसमें ज़मींदार के अधिकारों का उल्लेख, मतलब ज़मींदार क्या क्या कर सकता है। और ये भूधरीति अधिनियम आया था 1869 में, ये आपको याद रखना होगा 1869। भुइंहरी ज़मीन क्या है, तो उरांव जनजाति की ज़मीन जो पूर्वजों ने बंजर या फिर जंगली भूमि को खेती लायक बनाया था। इसी चीज़ को हम लोग तब से डिटेल में देख ही रहे थे। भुइंहरी ज़मीन कौन कौन से देखें, भूतखेता, डाली कटारी, पहनई, महतोई, ये सभी ज़मीन जो है भुइंहरी ज़मीन ही कहलाता है। तो भूतखेता का मतलब ये होता है भूत को शांत करने के लिए जो भी पूजा पाठ करवाया जाता है, किसके द्वारा, पाहन के द्वारा। तो इस पूजा पाठ के लिए, भूत को शांत करने के लिए जो पूजा पाठ कराया जाता है, इसका जो भी खर्च वर्च निकालना होता है, तो एक उस काम के लिए पाहन को एक विशेष ज़मीन दे दी जाती है कि इस ज़मीन में जो भी उपज होगा इससे आप भूत को शांत करवाने के लिए जो भी पूजा पाठ होगा वो करवाएंगे। तो इस प्रकार के ज़मीन को भूतखेता ज़मीन कहते थे, और ये एक प्रकार का भुइंहरी ज़मीन है। फिर है आपका डाली कटारी ज़मीन, गांव के देवी देवता का पूजा के लिए, देवी देवता के पूजा पाठ के लिए भी जो भी खर्च हो वो इस ज़मीन के उपज से निकाला जाता था, और इस प्रकार की विशिष्ट ज़मीन को क्या कहा जाता था, डाली कटारी। फिर है पहनई ज़मीन। तो पहनई भूमि, पहनई शब्द बना है पाहन से। पाहन कौन होता है, तो पुजारी होते हैं। तो पुजारी को अपना जीवन यापन करने के लिए
जो ज़मीन मिली होती थी उसको पहनई ज़मीन कहते हैं। फिर है महतोई ज़मीन। तो उरांव जनजाति में जो गांव का प्रधान है वो महतो कहलाता है। तो महतो को जो जीवन यापन के लिए जो जब भूमि मिली होती है उसको महतोई कहते हैं। तो इस प्रकार की जितने भी भूमि है ये सभी भूइंहरी ज़मीन का ही हिस्सा है। मतलब इतना सा बड़ा सा भूइंहरी ज़मीन था। तो इसमें से कुछ जो है भूत खेता मतलब भूत को शांत करने के लिए रखा गया है, कुछ जो है देवी देवताओं के पूजा के लिए रखा गया है, कुछ महतों के लिए रखा गया है, कुछ पाहन के लिए रखा गया है। और ये ज़मीनी जो है इन ज़मीनों का अंतरण पॉसिबल नहीं है। अंतरण का मतलब ये हुआ कि ये जो है किसी को ना तो खरीदा जा सकता है किसी से, ना ही इसको बेचा जा सकता है। इस साल मान लीजिए कि ए नाम का कोई आदमी है, वो महतो है, मतलब कि उरांव गांव का प्रधान है, तो उसको महतो वाला ज़मीन मिलेगा। अगले साल अगर बदल के ये बी हो जाता है तो फिर ये बी का हो जाएगा। मतलब लोग बदलेंगे, ज़मीन वही रहेगा और इन ज़मीनों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती और इस ज़मीन पर टैक्स नहीं लगता है। अब यहाँ पे जो विशिष्ट कमिश्नर थे राखालदास हल्दर, उन्होंने ही 2 4 8, कभी भूल जाइएगा तो ऐसे याद रखिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और फिर लास्ट वाला रिपीट कर दी। इतना गांव का सर्वेक्षण किया था। कौन से गांव का? भूइंहरी गांव का। कौन? राखालदास हल्दर। और वो क्या हुआ करते थे? विशिष्ट कमिश्नर। तो विशिष्ट कमिश्नर का कार्य क्या होता था कि यदि कोई व्यक्ति भूइंहरी या मंझिया स्थितियों का दावा करता है, मतलब मान के चलिए कोई उरांव आदमी ये बोलता है कि ये मेरा ज़मीन है, मतलब भूइंहरी ज़मीन है। और अगर मान के चलिए कि कोई ज़मींदार दावा करता है कि नहीं ये मेरा ज़मीन है, तो ज़मींदार का ज़मीन मतलब मंझिया ज़मीन। तो भूइंहरी या मंझिया ज़मीन का दावा करता है तो विशिष्ट कमिश्नर जो है जांच पड़ताल करवा करके उसका सीमांकन करेगा कि आखिर किसका है और कितना है। मुख्तार एवं वकील की सुनवाई नहीं। तो अगर विशिष्ट कमिश्नर से इसकी सहमति ना ली जाए तो मुख्तार और वकील की सुनवाई नहीं हो सकती है। और क्या कर सकते हैं ये मतलब विशिष्ट कमिश्नर? तो जो भी निर्णय लिया गया है उसका पुनर्विलोकन भी कर सकते हैं। मतलब जो भी डिसीजन है वो हो सकता है रॉन्ग लिया गया या फिर सही लिया गया, तो उसको देख भी सकते हैं बाद में। अब यहीं पे बस भूइंहरी के जगह पे आप हटा करके कर दीजिए मुंडारी खुटकट्टीदार ज़मीन। तो मुंडारी खुटकट्टीदार और भूइंहरी सेम ही चीज़ है, बस खाली कास्ट बदल गया। तो ये उरांव का है और वो किसका है? मुंडा लोगों का। तो मुंडा जनजाति की ज़मीन जो पूर्वजों ने बंजर या फिर जंगली भूमि को खेती लायक बनाया था। और मुंडारी खुटकट्टीदारी ज़मीन में भी इसी प्रकार का भूत खेता, डाली कटारी, पहनई और मुंडारी। यहाँ पे महतो की जगह हो जाएगा आपका देखिए उरांव जनजाति में गांव का प्रधान होता है महतो, तो यहाँ महतो ही है। लेकिन मुंडारी खुटकट्टीदार में बात करेंगे तो यहाँ महतो ही ना होकर क्या होगा? मुंडारी। ये सभी शासन व्यवस्था वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। वहाँ देखने के बाद ये सब चीज़ जो है ईजिली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वकील की सुनवाई नहीं की जा सकेगी अगर विशिष्ट कमिश्नर की सहमति ना हो, या फिर ऐसा समझिए विशिष्ट कमिश्नर अपना सहमति दिखाएगा तो ही वकील जो है, वकील का काम क्या है? केस को लड़ना किसी व्यक्ति के पक्ष में या फिर विपक्ष में। तो वकील तभी आ सकता है जब विशिष्ट कमिश्नर अनुमति दे, और जो भी निर्णय होगा उसका पुनर्विलोकन का भी अधिकार जो है विशिष्ट कमिश्नर को होगा। छोटा नागपुर भूतरीति अधिनियम 1869 के अकॉर्डिंग क्या था कि राज्य सरकार जो है आवश्यकता अनुसार कोई नियम बना सकती है या फिर आदेश पारित कर सकती है। अपील की शक्ति इसमें क्या होता है? विशिष्ट कमिश्नर के द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध प्रमंडल के कमिश्नर के पास अपील की जा सकती है। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर उसको लग रहा है कि विशिष्ट कमिश्नर ने गलत डिसीजन दिया है तो वो उस आदेश के खिलाफ, आदेश के विरोध में प्रमंडल स्तर पर जो कमिश्नर होते हैं वहाँ पे अपना अपील कर सकते हैं। और विशिष्ट कमिश्नर के समक्ष यदि यह साबित हो जाता है कि किसी भूइंहरी या मंझियस भूमि धारण करने वाला व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा हो गया है तो विशिष्ट कमिश्नर उस व्यक्ति या फिर वारिस को, मतलब उस व्यक्ति का वारिस को ज़मीन जो है वापस दिलवाएगा। मतलब ज़मीन वापस दिलवाने का अधिकार जो है वो आपका विशिष्ट कमिश्नर को था। तो इस तरह से जो बैकग्राउंड और आपका छोटा नागपुर भूतरीति अधिनियम 1869 था वो हम लोग देख चुके हैं।
अब हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, और इतना समझ में अगर आ गया तो फिर आपका सीएनटी एक्ट में ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला शब्द है कास्त। कास्त का मतलब होता है खेती, तो काश्तकार का मतलब अपने आप हो जाएगा खेती करने वाला व्यक्ति, मतलब किसान। वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का ज़मीन धारण करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन अलग प्रकार का है। वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का ज़मीन धारण करता है और टैक्स देता है, मतलब जो ज़मींदार का, पुराने समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में क्या था, ज़मींदार की भूमि को धारण कर रहा है और खेती कर रहा है। धारण करना मतलब ले लेना, और खेती कर रहा है और फिर टैक्स दे रहा है, तो वैसे भूमि को क्या कहते हैं हम, वैसे लोग को क्या कहते हैं, काश्तकार। मतलब ज़मींदार के अधीन भूमि धारण करने वाला व्यक्ति। अब देखिए रैयत क्या चीज़ है। तो सभी रैयत काश्तकार है, लेकिन सभी काश्तकार रैयत नहीं है। सीएनटी में आपको बस यही अंतर देखने को मिलेगा। काश्तकार में जो है वो ज़मींदार भी शामिल किया गया है सीएनटी एक्ट के अंतर्गत, जबकि रैयत में सिर्फ और सिर्फ खेती करने वाला आदमी ही शामिल है। और ज़मींदार मतलब भूधारक, भूधारक कह लीजिए या फिर ज़मींदार कह लीजिए। तो सीएनटी एक्ट में काश्तकार जो है वो थोड़ा विस्तृत है, और काश्तकार में ज़मींदार को भी शामिल किया गया है, और काश्तकार में रैयत भी आते हैं। मतलब ज़मींदार और रैयत दोनों सम्मिलित रूप से काश्तकार में आ गए। रैयत क्या है, मूल रूप से जो खेती का काम कर रहे हैं, मतलब जो सबसे निचले पायदान में है वही आपका रैयत कहला रहा है। और काश्तकार में रैयत भी है, लेकिन रैयत के साथ साथ ज़मींदार भी है। और रैयत और काश्तकार में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसा समझिए कि दोनों एक ही व्यक्ति है जो निचले पायदान पर है, बस। रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। तो भूमि धारण करने का अधिकार दो लोग प्राप्त किया हुआ है, एक आपका रैयत और दूसरा आपका ज़मींदार। हालांकि अल्टीमेटली ज़मींदार भी अपना भूमि जो है किसको दे देता है, रैयत को ही दे देता है। तो सबसे निचले पायदान पर कौन है, रैयत। तो रैयत और ज़मींदार ये दोनों मिलकर होते हैं आपका काश्तकार। एक बार और रिपीट करते हैं, जो सबसे निचले पायदान मतलब जो खेत में खेती कर रहा है और टैक्स दे रहा है उसको कहते हैं रैयत। रैयत ज़मीन किससे लेता है, ज़मींदार से। तो ज़मींदार को ही क्या बोल रहे हैं टेक्निकल शब्द में, भूधारक। काश्त का मतलब क्या होता है, खेती, और काश्तकार का मतलब होता है खेती करने वाला। तो इस शब्द से तो समझ में आ रहा है कि रैयत मतलब भी खेती करने वाला और काश्तकार मतलब भी खेती करने वाला, दोनों सेम है। काश्तकार में भी आपको रैयत दिख जाएगा, लेकिन काश्तकार में एक अलग चीज़ क्या है, ज़मींदार भी है। आप बस ये फ्लो डायग्राम देखिए। काश्तकार, काश्तकार क्या हो सकते हैं, रैयत। रैयत जो है वो काश्तकार हो सकते हैं, और ज़मींदार जो है वो भी क्या हो सकते हैं, काश्तकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन लिखा है कि सभी रैयत काश्तकार है, तो देखिए रैयत रैयत ये काश्तकार है, लेकिन फिर लिखा है कि लेकिन सभी काश्तकार रैयत नहीं है। तो सभी काश्तकार, काश्तकार में कौन है, एक ज़मींदार भी आता है। तो क्या ज़मींदार को हम लोग रैयत कहते हैं, नहीं, क्योंकि ज़मींदार खेत में जा कर के खेती नहीं करता है। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है। काश्तकार थोड़ा ब्रॉड सेंस में है और रैयत सबसे संकीर्ण रूप में है। तो पहले हुआ करता था ज़मींदार, अब क्या है, ज़मींदार हट गया और सिर्फ कौन बच गया, झारखंड सरकार। तो व्यक्ति जो स्वयं या फिर परिवारजनों या फिर भाड़े के श्रमिक से खेती कार्य कर रहा है और झारखंड सरकार को, मतलब पहले ज़मींदार को लेकिन अब झारखंड सरकार को जो टैक्स दे रहा है वही क्या कहलाता है, रैयत। और इनको भूमि मिली होती है सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए। अब रैयत के प्रकार देख लीजिए। रैयत के यहाँ पे प्रकार है अधिभोगी रैयत, जिसको कायमी रैयत भी बोलते हैं या फिर दखलकार रैयत भी बोलते हैं। रैयत मतलब तो क्लियर है, खेती करने वाला आदमी। अधिभोगी रैयत का मतलब क्या हुआ कि ज़मीन पर जिसका अस्थाई अधिकार हो और वो ज़मीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो, या फिर ये खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, मतलब जिसको मन करे बेच सकते हैं। तो अधिभोगी।
और कायमी जो मतलब कायम है, दखलकार जिसका कब्जा हो ज़मीन पर, तो कायमी कह लीजिए, चाहे दखलकार कह लीजिए, चाहे अधिभोगी, ये तीनों ही क्या है, सिमिलर है। फिर आता है अनअधिभोगी रैयत। तो अनअधिभोगी रैयत को गैर कायमी रैयत भी बोलते हैं, मतलब जो कायम नहीं है, मतलब इसका अस्थायी अधिकार नहीं होता। अस्थायी अधिकार नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब दान नहीं कर सकते हैं, और वंशानुगत रूप से ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। जैसे कोई ज़मीन है, तो हमारे पूर्वज जो चले गए तो पूर्वजों की ज़मीन हमारी होगी, फिर हम चले जाएंगे तो वो ज़मीन जो है हमारे आगे वाले वंशजों को मिलेगी, तो वो है अधिभोगी रैयत। लेकिन यहाँ पे अनअधिभोगी रैयत में ऐसा नहीं है, आप ना तो सेल कर सकते हैं, ना ही वंशानुगत रूप से ट्रांसफ़र होगा। फिर है सिकमी रैयत या फिर दर रैयत, जिसको हम लोग अंडर रैयत भी बोलते हैं। तो रैयत के अधीन रैयत, मान लीजिए कोई रैयत है, जैसे आप है खेती करने वाला आदमी और आपके पास भूमि ज़्यादा है, तो आप भूमि का कुछ भाग जो है दूसरे से भी खेती करवा सकते हैं। तो रैयत जो सबसे निचले पायदान में है, उसके पास में किसी के पास में ज़्यादा भूमि है मान लीजिए, तो वो सभी भूमि में तो खेती नहीं कर पाएगा, तो कुछ भूमि जो है वो किसी और को खेती के लिए देगा और उससे कुछ हिस्सा ले लेता है, उपज का कह लीजिए या फिर पैसा के रूप से। जो ज़मीन को भाड़ा पर लेकर खेती करता है, उसको हम लोग दर रैयत बोलते हैं। मतलब रैयत का रैयत, आप इसे समझिए, दर रैयत का मतलब रैयत का रैयत या फिर रैयत के अधीन रैयत, वो तो लिख ही दिए हैं, रैयत के अधीन रैयत। तो ज़मींदार दिया ज़मीन रैयत को, और रैयत जो है और दूसरे रैयत को अपनी ज़मीन दे दिया खेती के लिए। दो तरह की और भूमि है, मजरुआ और गैर मजरुआ। मजरुआ जीएम नहीं, मजरुआ और गैर मजरुआ को बोलते हैं जीएम लैंड। मजरुआ क्या है, वैसी भूमि जिस पर खेती होती है, और गैर मजरुआ क्या है, वैसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती या फिर जो खेती लायक नहीं है। ये कंसेप्ट है अंग्रेज के समय का। तो आज के समय में ऐसी भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं। कैसी भूमि को, गैर मजरुआ प्रकार की। अंग्रेज के समय में जो खेती लायक भूमि नहीं होती थी उसको गैर मजरुआ कहते हैं, और आज के समय में यही गैर मजरुआ जो ज़मीन होती है, मतलब जीएम लैंड जो है, वही आपका सरकारी भूमि कहलाता है। और सरकारी भूमि मतलब जीएम लैंड दो प्रकार के हैं, एक जीएम आम और एक जीएम खास। फिर से एक बार समझिए, दो प्रकार की और भूमि है, एक मजरुआ और एक गैर मजरुआ। ये दोनों शब्द जो है ब्रिटिश समय का ही है। मजरुआ मतलब ऐसे भूमि को मजरुआ बोला जाता था जिस पर खेती होता था, जिस पर टैक्स वसूला जाता था। गैर मजरुआ किसको बोलते थे, ऐसा भूमि जो खेती के लायक नहीं था या फिर जिस पर खेती नहीं होती थी और जिस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता था। खेती ही नहीं है तो टैक्स नहीं। तो आज के समय में यही जो गैर मजरुआ है, मतलब जो जीएम लैंड है, उसी को सरकारी भूमि कहते हैं। और ये दो प्रकार का है, एक जीएम आम मतलब पब्लिक के लिए है, और ख़ास मतलब इसका कोई है, इस पर कोई कब्जा करके रखा है जो, या फिर मालिक बोलते हैं, मतलब इसका कोई मालिकाना हकदार शो कर रहा है कि हम मालिक है इसका। तो जीएम आम जैसे गांव का सड़क हुआ, तो गांव का सड़क पे पूरे गांव वालों का अधिकार होता है, और भी बाकी लोगों का जो पार हो रहा है उनके भी अधिकार है। तालाब, हर कोई नहा सकता है, पूजा स्थल हर कोई पूजा कर सकता है, पूरे गांव के लिए उपयोगी जो होता है कम्युनिटी लैंड वो हो गया। चारागाह, सब कोई अपना पशु को चरा सकता है। स्कूल का मैदान, हर सभी बच्चे वहाँ खेल सकते हैं। गांव में अगर कोई खेल का मैदान है तो वो भी आ गया। तो ये सभी आपका जीएम आम में आता है। जीएम खास में कौन आता है फिर, या फिर जीएम मालिक या फिर कब्जे वाला क्या है, तो ज़मींदार की दखल की वैसी भूमि जिसमें खेती नहीं होती। तो ये ज़मींदार का दखल वाला ज़मीन है। ऐसा क्यों, देखिए, जब ये सरकारी है तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे कि ज़मींदार के दखल का। तो ज़मींदारी उन्मूलन के समय मतलब 1951 ज़मींदारों से जीएम खास ज़मीन को रिटर्न करने को कहा। तो ये जो गैर मजरूआ प्रकार की ज़मीन थी, सरकार जो है ये मतलब जो गैर मजरूआ प्रकार की ज़मीन थी और जो ज़मींदार लोग अपने कब्जे में रखा था, मतलब मान के चलिए ये सरकारी भूमि है और ज़मींदार लोग उस समय उनका वर्चस्व ज़्यादा था, तो इस ज़मीन पर ये लोग जो है कब्जा करके रखे हुए थे। तो जब 1951 का समय आता है और ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है, तो सरकार जो है इनसे ये ज़मीन को बोलता है कि वापस कर दो अब तुम, मतलब अपना जो
दखल किया था उसको हटो, मतलब अपना जो कब्जा किया था उसको अब रिटर्न करो सरकार को। तो रिटर्न करने के लिए कहता है, तो ज़मींदार ने अपना बहुत सारा ज़मीन जो है रैयतों को सेटल कर दिया। तो मान लेते हैं कि इस प्रकार का ज़मीन जो था उसके पास इतना सारा था। तो ज़मींदार क्या करता है, इतना सारा ज़मीन जो है वो रैयत लोग को बांट देता है या फिर कुछ पैसा वैसा लेके सेटल कर देता है। क्योंकि ये ज़मीन अगर सरकार ले लेती तो ज़मींदार को यहाँ पे कोई बेनिफिट तो होता नहीं। तो यहाँ पे ज़मींदार क्या सोचे कि चलो इसको रैयत को ही दे देते हैं, मतलब किसानों को ही दे देते हैं, बदले में पैसा वैसा ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मतलब ज़मींदारों ने क्या किया, अपने बहुत से जीएम खास ज़मीन मतलब गैर मजरूआ है, लेकिन उस समय मतलब 1951 से पहले के समय तक ज़मींदार लोग अपने कब्जे में रखा था, मतलब वो लोग खेती वेती करता था या करवाता था। तो जैसे ही भारत सरकार ज़मीनों को वापस मांगने लगा तो ये लोग उस ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है रैयतों को सेटल कर दिया। लेकिन बहुत से ऐसे भी ज़मीन रह गई, ये देखिए जो ब्लैंक वाला भाग है, इसको ये लोग सेटल नहीं कर पाए। तो आज के समय में यही आपका जो है जीएम खास कहलाता है। ये तो ये लोग सेटल कर ही दिए, तो ये रैयतों की ज़मीन हो गई, जबकि ये जो भाग बच गया ये आपका जीएम खास के अंतर्गत आता है। और जो भूमि माफिया लोग होता है इसी को इधर उधर करके सेलिंग का काम करता है। अब एक शब्द और मिलेगा सीएनटी एक्ट को पढ़ते समय, कोड़कर। तो जो प्रति भूमि है, जो टाड़ प्रकार की या फिर गैर मजरूआ कह लीजिए, तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे भूमि को कोड़ करके, कोड़ मतलब कुदाली उदाली से कोड़ते हैं हम लोग, तो कोड़ करके अगर धान की खेती के लायक बनाता था तो उस प्रकार की भूमि को कोड़कर भूमि की श्रेणी में रखा जाता था। और चूँकि शुरू में ये रिस्क होता था कि धान की खेती अच्छा से होगा कि नहीं होगा, तो शुरू के 3 से 4 साल तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। फिर जैसे ही धान का खेती लगने लगता था तो फिर कर भी चालू हो जाता था। अब देखिए भूइंहरी ज़मीन, तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो भूइंहर का मतलब होता है ज़मीन का मालिक, ऑनर ऑफ सॉइल। और भूइंहरी और खुटकट्टीदार ये दोनों एक ही चीज़ है, बस लोकेशन और कास्ट का डिफरेंस है। अगर आप खूंटी तमाड़ बानो, मतलब रांची का ये जो क्षेत्र है खूंटी तमाड़ बानो, खूंटी तो अब जिला भी है, इस क्षेत्र में मुंडा खुटकट्टीदार कहलाता है ये भूमि। जबकि रांची के अगर पश्चिम भाग में चले जाइएगा तो भूइंहरी ज़मीन कहलाता है। सेम ज़मीन है, अलग अलग कम्युनिटी है, नाम अलग है। ज़मींदारों ने टैक्स का रेट काफ़ी बढ़ा दिया था और ज़मीन को हड़पने का कार्य शुरू किया था, जिसके कारण क्या हुआ था आपका सरदारी आंदोलन। फिर सरदारी आंदोलन बाद में किस में बदल गया, बिरसा मुंडा आंदोलन में। और अंग्रेज क्या किया, ऐसे ज़मीनों का सर्वेक्षण शुरू किया ताकि बार बार आंदोलन न हो और जनजातियों को अपना असंतोष की भावना जो है उनमें कम हो। तो इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का निर्माण करना चालू किया। कब से, 1 अप्रैल 1869 से लेकर 31 मार्च 1880 तक। अब एक टर्म और है आपका भुगत बंद या फिर फसल भोग बंद। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बंद देखिए और समझ जाइए चुपचाप से। बंद का मतलब बंधक रख दिया, गिरवी रख दिया। जिसको गिरवी रख दिया, ज़मीन को। तो कोई रैयत है, अगर लगान नहीं चुका पाया या फिर कोई कर्ज वर्ज लिया और कर्ज नहीं चुका पाया तो वो ज़मीन को जो है गिरवी रख देता था। बदले में क्या होता था कि जो भी ज़मींदार है या फिर जो भी जिसके पास भी ये गिरवी में रखा है तो वो अपना खेती करता था और जो भी फसल उगाता था बेच देता था, जो भी करता था रखता था। लेकिन इस पे गिरवी के वक्त के दौरान, मान लीजिए कि गिरवी रखा है 5 साल के लिए, तो उस दौरान रैयत का इस पर कोई अधिकार नहीं होता था। और मैक्सिमम इस तरह ये चलता था 7 वर्ष तक। अगर कोई ज़मीन को गिरवी रखा है और 7 वर्ष हो गया है तो फिर गिरवी जो है मुक्त हो जाता था, गिरवी मुक्त, और वो भूमि वापस से रैयत को ही हो जाता था। एक शब्द और मिलेगा आपको, खोरपोश क्या होता था देखिए, तो राजा का जो बड़ा बेटा होता था वो उसको जनरली राजा बनता था वो। तो बाकी बेटे क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक राजा के जैसे 3 बेटा है तो एक बेटा तो राजा बन गया, तो बाकी 2 बेटा जो है उसको भी जीने के साधन के लिए कुछ गांव दे दिया जाता था ताकि वो जीवन का निर्वाह कर सके।
तो ऐसे ज़मीन को या फिर ऐसे गांव को खोरपोश कहते थे, और राजा के बाकी जो दोनों बेटे हैं उनको खोरपोशदार कहते थे। तो जो आप शासन प्रणाली में, परंपरागत शासन प्रणाली में लाल, ठाकुर ये सब सुने होंगे, तो ये कोई और नहीं थे, यही थे, खोरपोशदार ही थे। खोरपोशदार मतलब राजा के भाई। भूंयहर और खुटकट्टीदार, ये जो ज़मीन थे और इनके जो मालिक थे, भूंयहरी ज़मीन के मालिक भूंयहर, उरांव लोग, और मुंडारी खुटकट्टीदार ज़मीन के खुटकट्टीदार। तो इनको लाखराज भी बोला जाता है, लाखराज मतलब मालिक। और इनको भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, आज भी नहीं देना पड़ता है। तो वही लिखा हुआ है, इस प्रकार की ज़मीन राज्य सरकार में निहित नहीं है। तो 1850 में जो बिहार काश्तकारी अधिनियम, तो ये 1850, उस समय भूंयहरी ज़मीन और मुंडारी खुटकट्टीदार ज़मीन, इनको राज्य सरकार में निहित नहीं किया गया। तो नहीं किया गया तो सरकार का ये ज़मीन ही नहीं है, तो जिसके कारण टैक्स नहीं लगता है। तो इन पे जो भी टैक्स लगता है वो इनके अपने ही लोग लगाते हैं, पाहन, महतो, मुंडा, यही लोग वसूलते हैं। और 1869 में जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम हुआ, उसमें शुरू से बोलते हैं कि सिर्फ भूंयहरी का ही जिक्र किया गया, मुंडारी खुटकट्टीदार को छोड़ दिया गया। और इसी के कारण आपका मुंडाओं की जो ज़मीन है उसको वापस नहीं मिलने के कारण मुंडाओं में तो असंतोष की भावना बनी रही, और इसी के वजह से होता है आपका बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर उलगुलान आंदोलन। भूंयहरी ज़मीन को 7 वर्ग में विभाजित किया गया है: भूंयहरी, भूंयहरी महतो, भूंयहरी मुंडारी, भूंयहरी पहनई, पनभरा, डाली कटारी, भूत खेता। तो ये 7 प्रकार की। देखिए भूंयहरी क्या है, तो गांव के मूल प्रवर्तक की भूमि, मतलब जिन्होंने ज़मीन को बनाया, जंगल को काट करके खेती लायक बनाया, वो भूंयहरी कहलाए। मतलब सबसे पुराने पूर्वज लोग। फिर है भूंयहरी महतो, तो गांव का प्रधान कौन है? उरांव जनजाति महतो। तो महतो को अपने जीविका चलाने के लिए, मतलब जीवन निर्वहन के लिए जो भूमि दी गई है वो है आपका महतोई। और भूंयहरी मुंडारी, तो अब मुंडा गांव में देखें तो मुंडा गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा। तो मुंडा को भरण पोषण के लिए जो ज़मीन दी गई उसको मुंडारी ज़मीन कहते हैं। फिर पहनई, पाहन को जीवन यापन के लिए जो दिया गया। पनभरा, भूंयहरी पनभरा, तो पनभरा को जो जीवन यापन के लिए ज़मीन दिया गया। पनभरा आप शासन व्यवस्था में पढ़े होंगे, तो कि कोई भी प्रकार का सामाजिक मीटिंग इनका होता था तो वहाँ पे खाने पीने का जो भी व्यवस्था किया जाता था पनभरा के द्वारा किया जाता था। भूंयहरी डाली कटारी, देवी देवताओं की पूजा के लिए जो ज़मीन होती थी। डाली का मतलब क्या है यहाँ पे? तो कर्म डाली से संबंध है इसका। भूत खेता, भूत की पूजा के लिए जो विशेष प्रकार की ज़मीन होती थी उसको भूत खेता कहते थे। भूंयहरी भूत खेता, मतलब भूत खेता ऐसा जो ज़मीन का टुकड़ा है, ऐसा भूंयहरी ज़मीन है जो रिजर्व करके रख दिया गया है कि हाँ इसमें जो फसल वसल होगा इसका उपयोग हम लोग भूत को पूजा वूजा करने के लिए रखें। और ये सारे ज़मीन जो है सेवा भूमि है। ये देखिए सेवा भूमि है, और इनको अलग अलग सेवाओं के लिए दी जाती है। मतलब अगले बार लोग बदलते जाएंगे लेकिन ज़मीन वही रहेगी। और इनका किसी प्रकार का अंतरण का मतलब होता है खरीद बिक्री, किसी भी प्रकार का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। देखिए 600 BC में मुंडा लोग झारखंड में प्रवेश करते हैं और ये भूमि को साफ सुथरा करके खेती लायक बनाते हैं, गांव को बसाते हैं, जो कि गांव के वास्तविक संस्थापक थे जिनको मुंडारी खुटकट्टीदार कहा गया। और नर वंशज संयुक्त रूप से उस ज़मीन के मालिक होते थे, मतलब मुंडारी खुटकट्टीदार के संयुक्त रूप से मालिक होते थे। और आज भी ये प्रथा है। इस प्रथा को मान्यता कब दी गई? 1903 में। नया गांव बसाने का कार्य चलता रहा। जब 1903 में आपका मान्यता ही दे दिया गया तो आगे ये लोग क्या करते थे? फिर से जंगल को काटते थे और नया गांव बसाते थे खेती लायक ज़मीन बना के। लेकिन 1980 में जब जंगल संरक्षण अधिनियम लागू होता है तो उस समय जंगल संरक्षण के तहत, मतलब जंगल को आप काट तो नहीं सकते अब, तो 1980 में इनको नया गांव बसाने की जो प्रथा थी इनकी वो ख़त्म हो जाती है। चलिए अब देखते हैं भूस्वामी, लैंडलॉर्ड या फिर ज़मींदार, वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन काश्तकार ज़मीन धारण करता है, मतलब रैयत ज़मीन धारण करता है। तो इधर ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ज़मींदार था, और ज़मींदार से ज़मीन कौन लेता था? रैयत, खेती करने के लिए।
तो खेती करने के लिए रैयत जो ज़मीन लिया वो तुरंत किससे लिया है? इमीडिएट सीनियर कौन है इसका? ज़मींदार। तो ज़मींदार ही क्या कहलाता है? भूधारक, भूस्वामी, जो भी कह लीजिए, भूस्वामी कह लीजिए चाहे भूधारक कह लीजिए। हालांकि अल्टीमेट भूस्वामी उस समय कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज के समय में कौन है? झारखंड सरकार है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। एक नया प्रकार का कर है, देखिए, काबिल लगान। काबिल का मतलब क्या हो? वैसा भूमि जो टैक्स के लायक है, हालांकि अभी टैक्स नहीं लग रहा है लेकिन वो टैक्स के लायक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जीएम लैंड पर बहुत दिनों से खेती हो रहा है, तो वैसे ज़मीन, मतलब आपके गांव में भी आप देखे होंगे जो सरकारी भूमि है वहाँ पे अगल बगल के जो लोग हैं वो लोग उसमें खेती कार्य कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो जो फसल हो रही है उसमें, मतलब वो ज़मीन तो टैक्स लायक हो गई लेकिन उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो यही है काबिल लगान। तो वैसा जब भूमि जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है लेकिन वो टैक्स के लायक है। बेठ बेगारी क्या होता है? तो ज़मींदारों द्वारा रैयतों से बलपूर्वक कार्य करवाना और किसी भी प्रकार का मेहताना नहीं दिया जाना। तो ये बेठ बेगारी भी एक रीज़न है आपका बहुत से विद्रोहों का। मंझिया ज़मीन क्या है? तो ज़मींदारों की निजी खेती की ज़मीन जिस पर ज़मींदार का विशेषाधिकार होता है। और इस प्रकार के ज़मीन पर उस समय में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, ज़मींदार टैक्स नहीं देते थे। मंझिया ज़मीन के लिए कोई टैक्स नहीं देते थे, राजस्व ज़मीन के लिए टैक्स देते थे, क्योंकि राजस्व ज़मीन को वो बांट देते थे किन में? रैयतों में। तो मंझिया ज़मीन उनके विशेष अधिकार वाली ज़मीन होती थी, टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 1951 में ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है और फिर उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। मतलब आज इस ज़मीन पर टैक्स लग रहा है, जबकि मुंडारी खुदकट्टीदार और भुयारी ज़मीन पे आज के समय में कोई टैक्स नहीं लगता। राजहंस या फिर राजहंस ज़मीन देखिए, तो राजा की कर प्राप्त करने वाला, राजा मतलब कौन? ज़मींदार। कर प्राप्त करने वाली ज़मीन जिसे वह रैयतों को खेती के लिए देता था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया और लेने के बाद वो बहुत से रैयतों को बांट देता था खेती के लिए। तो ऐसी ज़मीन को क्या कहते थे? राजहंस ज़मीन, बेट खेता। राजहंस यहाँ पे एक ज़मीन है मंझिया ज़मीन, जो कि किसकी है? राजा की, मतलब ज़मींदार का, अपने जीवन निर्वाहन के लिए। तो इस प्रकार की भूमि में बहुत से रैयतों का वो सहयोग लेते थे, या फिर बहुत से लोगों का वो सहयोग लेते थे खेती कार्य के लिए। तो उन्हीं, और उसके लिए वो कोई किसी भी प्रकार का पैसा वैसा नहीं देते थे। मतलब मान लीजिए कि मंझिया ज़मीन में ज़मींदार ने मुझे हायर किया, मतलब ए नाम के आदमी को हायर किया कि आओ थोड़ा सा मदद कर दो। काम काज से संतुष्ट हो गया ज़मींदार, तो ए नाम के आदमी को क्या किया? एक खेत दे दिया कि जाओ इस पे तुम खेती कर लो और तुम अपना भरण पोषण करो। तो इस प्रकार के ज़मीन को बोलते हैं बेट खेता। तो ये राजा की ही ज़मीन होती थी और राजा के मझियस ज़मीन पर खेती करने में जो लोग मदद करते थे, मतलब इनके जो ज़मीन थे उन पर मदद करते थे, तो राजा उसे टैक्स फ्री वाली कुछ ज़मीन देता था। मतलब इस ज़मीन को देने के बाद टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब ए नाम के आदमी को जब ये ज़मीन दे दिया तो टैक्स नहीं लेता था ज़मींदार, तो राजा उसे टैक्स फ्री वाली कुछ ज़मीन देता था जो बेट खेता कहलाता था। राजस्व ज़मीन 3 प्रकार की, यही राजस्व ज़मीन जो है इसी पर कर आता था और इसी कर को ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाया जाता था। तो राजस्व ज़मीन को 3 भाग में बांटा गया। 36 सबसे अच्छी भूमि, फिर उठकर और फिर कोड़कर। तो 36 दोन भूमि होती थी, उत्तम किस्म की ज़मीन। दोन भूमि मतलब निचली भूमि जो कि धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती थी, तो इस पर उच्च लगान होता था, मतलब हाई रेट ऑफ टैक्स। और समय समय पर एक अलग प्रकार का भी उच्च लगान देना पड़ता था अलग से, जिसको रुकमत कहते थे। और बेठ बेगारी भी करवाता था रैयतों को कभी कभी इसमें। बेठ बेगारी मतलब मुफ्त का काम। फिर है उठकर, ये निम्न कोटि का दोन भूमि होता है जिस पे धान उगने, मतलब उठने पर टैक्स लगता था, और टैक्स का मात्रा क्या होता था? कम होता था। कोड़कर क्या है? तो टाड़ या फिर वेस्ट लैंड है जिसे कोड़ करके खेती लायक बनाया जाता था। तो ये मेनली 3 प्रकार का राजस्व ज़मीन हुआ करता था। फिर है आपका हकूक़नाम। हकूक़नाम का मतलब होता है मौजा, मतलब गांव के प्रमुख के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अभिलेख। तो जैसे उरांव गांव में महतो है, तो महतो के अधिकारों और कर्तव्यों का अभिलेख। वही मुंडा गांव में, मुंडा है गांव का प्रधान,
तो मुंडा के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अभिलेख है ये, मतलब दस्तावेज। हुकुमनामा ये क्या है, एक लिखित आदेश होता था जो किसको देता था, जमींदार देता था, किसको, रैयत को, कि जा करके इस भूमि को कोड़कर बना लो। मतलब कोड़कर बनाने के लिए जमींदार आदेश देता था और वो आदेश क्या होता था, लिखित होता था। किसको दिया जाता था, रैयत को दिया जाता था। तो मतलब लिखित आदेश का एक पट्टा। फिर है जमाबंदी। जमाबंदी का मतलब होता है जमींदार का एक रजिस्टर जिसमें उसका हिसाब किताब होता था। मतलब कितना टैक्स बाकी है, कौन से रैयत से बाकी है, कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। तो कुल मिला के जमाबंदी क्या है, एक रजिस्टर होता था जो जिसमें ज़मींदार का अपना हिसाब किताब होता था। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड को और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग ख़त्म कर लिए। इसके बाद आपका CNT से 2 वीडियो और आएगा, जिसमें एक में हम लोग देखेंगे जितने भी धारा है उन सभी को कनेक्शंस के जरिए याद करेंगे, और एक में जो कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। तो इस तरह से आपका CNT खत्म हो जाएगा। CNT खत्म हो जाएगा तो SPT आपका एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो CNT के लिए 3 क्लास, SPT के लिए 1 क्लास, 4 क्लास में आपका CNT SPT खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा क्लास ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसका अभी कंप्लीट PDF बना नहीं है, इसको बना लेते हैं और फिर कंप्लीट CNT का एक ही बार में आपको अवेलेबल कर देंगे जब क्लास 2nd हो जाएगा और 3rd हो जाएगा तब। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।